हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? तो स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और मैं आज आप सबके बीच लेकर आया हूं एक नए टॉपिक। जी हाँ, क्रेश कोर्स के तहत हम लोग आज फिर नए टॉपिक पर पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो बच्चों, ध्यान लगाकर जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि इस बार परीक्षा में सवाल यहीं से आने वाले हैं। इसलिए तो जुड़े रहें हमारे साथ आज के इस नए सेशन में। आज हम लोग जानते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जी हाँ, जिस शीर्षक के बारे में पढ़ेंगे उसका हिंदी अर्थ हुआ अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके कवि हैं W.H. ऑर्डर। हम लोग शॉर्टकट में जानते हैं W.H. ऑर्डर। आप लोग उसका नाम जान लें, वेस्टर्न हाउ ऑर्डर। आदमी वेस्टर्न हाउ ऑर्डर इसका पूरा नाम हुआ और इसका जन्म 21 फरवरी यानी 21 फरवरी 1907 इंग्लैंड में हुआ था। इसका जन्म 21 फरवरी 1907 इंग्लैंड में, और इसकी मृत्यु जो हुआ था 29 सितंबर 1973 ऑस्ट्रिया में हुआ था इसका, जो कि मात्र 66 एज की उम्र में यानी 26 की यानी कहते हैं कि 66 ईयर में ही इसका डेथ हो गया था। आज हम लोग इसी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे और बुझेंगे और समझेंगे कि परीक्षा में कहाँ से नंबर आने वाले हैं। तो देखते हैं, चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। तो बच्चे ध्यान देंगे, सबसे पहले नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की तरफ तो हम लोग चलेंगे प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन एंड आंसर ऑब्जेक्टिव जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, विथाउट ऑप्शन के हम लोग देखेंगे, जानेंगे किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को हमको रटना है। पूरा ऑब्जेक्टिव जो होता है, कहने का आशय जो होता है बच्चों, जो सिर्फ ऑप्शन के बल पर कूदता है वो नहीं, हमें कंफर्म याद रहेगा, तभी कंफर्म नंबर हम ले सकेंगे। हालांकि हम आपको ऑप्शन भी दे सकते हैं, लेकिन हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे, हम आपको डायरेक्ट दिमाग पर असर डालेंगे। तो चलते हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर। जी हाँ, आज का क्लास का थीम होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो हम लोग पहले प्रश्न की ओर अगर हम बात करें, सर्वप्रथम प्रश्न की ओर, हु इज द पोइट ऑफ द पोयम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कहते हैं बच्चों कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो कविता है, इसके कवि कौन है? तो W.H. ऑर्डन। जी हाँ, W.H. ऑर्डन जो है इसके कवि महोदय हैं W.H. ऑर्डन। दूसरे प्रश्न की ओर अगर हम लोग चलेंगे तो कहता है W.H. ऑर्डन वोन द डैश नोबेल प्राइज इन 1948। अर्थात कहते हैं कौन सा पुरस्कार W.H. ऑर्डन जी को 1948 ईस्वी में मिला हुआ था? पुलिट्जर प्राइज। जी हाँ, पुलिट्जर प्राइज जो हुआ था, पुलिट्जर प्राइज इसको 1948 में मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं द लाइन, देखेंगे बच्चों, कहता है द लाइन ट्रेवलर्स in their last distress is taken from, ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन जो है बच्चों, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नामक ये से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे हम लोग, विस्परिंग नाइबर्स प्लक us from the real dash।
कहते हैं विस्परिंग नाइबर, पड़ोसी नाइबर यानी विस्परिंग जो चमकदार नाइबर्स हैं, प्लक अस यानी उसे तोड़ रहा है, रियल किसकी रियलिटी को तोड़ रहा है, डिलाइट डिलाइट अर्थात यानी ये जो विस्परिंग नाइबर है उसको तोड़कर उसको डिलाइट कर दे रहा है, रियल डिलाइट में ला दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे बच्चों, कहते हैं कि व्हाट डज द पोयम व्हाट डज द पोयम व्हाट डज द पोयम Now the leaves are falling fast. Now the leaves are falling fast. Now the leaves are falling fast. Inact. Inact. आगे कहता है कि फ्रस्ट्रक्शन, व्हाट डज द पोयम फ्रस्ट्रक्शन फ्रस्ट्रक्शन। तो बच्चों हम लोग देखेंगे इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को, एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करा दूं। हु इज द पोइट ऑफ द पोयम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये सबसे ज्यादा आपको लेखक का परिचय और लेखक का जन्म और उसका प्राइज जो है ना, मतलब ये सब चीजें आपको ज्यादा याद रखनी है। हु इज द पोएट ऑफ द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के कवि W.H. Auden वॉन द डेस नोबेल प्राइज इन 1948, अर्थात कौन सा नोबेल प्राइज इसको 1948 में मिला हुआ था, पुलिट्जर का। द लाइन ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज टेकन, अर्थात यह लाइन जो है ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यह कहां से लिया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। विस्परिंग नाइबर्स प्लक अस फ्रॉम द रियल डैश डिलाइट, कहता है कि विस्परिंग नाइबर्स जो है, विस्परिंग नाइबर्स जो है पलक कर देता है, तोड़ देता है, विस्परिंग नाइबर्स तोड़ देता है किसको, रियल डिलाइट्स को तोड़ देता है। व्हाट डज द पोयम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनएक्ट, कहते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में जो है मतलब कविता में क्या होता है कि वह जो फ्रस्ट्रक्शंस को ला कर देता है, यानी फ्रस्ट्रक्शंस के तहत उसको ला करके देता है। ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे, फिर हम लोग अगले प्रश्न में चलेंगे। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 की ओर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में द नाइटिंगेल इज डम्ब, एंड द नाइटिंगेल is dumb and the dash will not come, कहते हैं कि इस सीजन में और इस सीजन में बुलबुल जो होती हैं गूंगी हो जाते हैं, और इस सीजन में क्या नहीं आते हैं, एंजल एंड विल नॉट कम, अर्थात इस सीजन में जो होता है लीव नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो पतझड़ का ऋतु है इसमें से कि इसमें जो बुलबुल जो होते हैं शांत हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, और इसमें एंजल अर्थात देवदूत जो होते हैं, परी जो होती हैं नहीं आती हैं, आने की संभावना नहीं होती है। डैश नाइबर्स सीजेज, डैश नाइबर्स एंड नाइबर्स सीजेस आवर सोल, कहते हैं कि कौन सा पड़ोसी जो होता है हमारे सोल को, हमारे आत्माओं को मतलब ठंडा कर देता है उसको, तो कहते हैं कि विस्परिंग नाइबर्स जो होता है उसको ठंडा कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों, ट्रोल इज एन अगली, फिर अगला क्वेश्चन कहता है हु इज, कहते हैं हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट,
लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो कहा जाता है कि ये जो है हु रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, अर्थात कौन जो होते हैं, इसमें से बताया जाता है कि कौन सा स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, यानी भोजन के लिए कौन दौड़ता है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता में इसमें जो ट्रोल्स होता है, ये ट्रोल्स होता है, इसमें ट्रोलिंग होता है, इसमें ट्रोल्स भोजन के लिए इसमें ट्रोल्स हो जाना पड़ता है। फिर आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे बच्चों हम लोग। क्वेश्चन 9 नंबर कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टेकन अबाउट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट talks about the talk about the about of about dash of about dash of ह्यूमन लाइफ। कहा जाता है बच्चों यहाँ की, कहते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। टॉक्स अबाउट डेथ ऑफ द ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन के बारे में क्या बताता है यह कविता, मनुष्य के जीवन के बारे में क्या बताता है। इसमें से कि फ्रस्ट्रक्शन के बारे में बताता है, फ्रस्ट्रक्शन, फ्रस्ट्रक्शंस। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में कहना चाहता है बच्चों कि डन द फॉर द फॉर व्हिच क्रिएशन WH ऑर्डन फॉर व्हिच क्रिएशन WH ऑर्डन अवार्डेड द पुलिट्जर प्राइज, अर्थात कहते हैं WH ऑर्डन को पुलिट्जर प्राइज किस कृति के लिए इसको पुलिट्जर प्राइज मिला हुआ था। तो जी हाँ बच्चों, इसको द एज ऑफ एनेक्सिटी के लिए, द एज ऑफ एनेक्सिटी के लिए इसको पुलिट्जर प्राइज मिला हुआ था। एक बार फिर से हम इसको रिवीजन करा दें आप सबको कि कहते हैं कि एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड दैट्स विल नोट कम, कहता है इस सीजन में बुलबुल जो होते हैं गूंगी हो जाते हैं और इस सीजन में कौन नहीं आने की संभावना होती है, एंजल की। डैश नाइबर सीजेज आवर सोल, कहते हैं हमारे आत्माओं को कौन ठंडा कर देने लगता है, आत्माओं को कौन ठंडा कर देने लगता है। तो विस्परिंग नाइबर्स जो होता है, विस्परिंग नाइबर्स ठंडा करने लगता है। हु रन्स स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, यानी फॉर स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, यानी अपने भोजन के लिए कौन मतलब इधर उधर होने लगता है, यानी इन द न्यू नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ट्रोल्स करने लगता है, यानी अपने भोजन के लिए यात्राएं करने लगते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट डेथ ऑफ द ह्यूमन लाइफ, अर्थात कहते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फॉलिंग फास्ट, ये जो पोयम है मनुष्य के लाइफ में, मनुष्य के जीवन के बारे में किन चीजों को बताता है, ये फ्रस्ट्रक्शन के बारे में बताता है। फॉर व्हिच क्रिएशन, कहता है किस क्रिएशन के लिए WH ऑर्डन को पुलिट्जर प्राइज नमक मतलब नोबेल से उसको पुरस्कारित किया गया था, द एज ऑफ एनेक्सिटी के लिए। जी हाँ बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस कृति के लिए WH ऑर्डर को पुलिट्जर प्राइज मिला हुआ था। तो इस तरह से हमने 10 प्रश्नों को देखा। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले 11वें प्रश्न को, और तब तक आप लोग इसको फटाक से लिखेंगे। फिर हम लोग 11वें नंबर में चलते हैं, 11वें नंबर प्रश्न की ओर। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वें नंबर प्रश्न में हम लोग देखेंगे क्या कहना चाहता है। आज जो है इसका जो है ना संपूर्ण तोड़ निकाल लेना, और जल्दी जल्दी से क्रिस कोर्स के तहत जो ये क्लास चल रहा है इसको फटाक से इसको लिख लेना, ताकि आगे आपको बहुत कम समय बचा हुआ, इसीलिए इसको जल्द से जल्द मतलब कि इसको याद करना होगा। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। 11 नंबर प्रश्न कहते हैं, सिर्फ वही प्रश्न आपको अभी पढ़ना है जो परीक्षा की दृष्टि से आने वाले हैं। ये तभी संभव है जब हमारे पास आप जुड़े रहेंगे, तो आपको परीक्षा के अंतिम दिनों तक हम आपको मिलेंगे। फिर कहते हैं 11वें नंबर प्रश्न में, कहते हैं बच्चों 11वें नंबर प्रश्न में यानी कहते हैं कि ट्रोल इज एन अगली क्रिएचर, ट्रोल जो होता है, ट्रोल इज एन अगली क्रिएटर्स, ट्रोल इज एन अगली क्रिएचर इन
डैश मैथोलॉजी। मैथोलॉजी, जी हाँ बच्चों, कहता है कि ट्रोल्स जो होता है, ट्रोल्स इज एन अगली क्रिएचर, यानी ट्रोल्स जो होता है, ट्रोल जो होता है एक अगली मतलब क्रूर क्रूर भरा क्रिएचर्स होता है डैश इन मैथोलॉजी, यानी मैथोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा जो होते हैं मतलब अथी होते हैं। स्कैंडेवियन, जी हाँ स्कैंडेवियन, स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन जो होते हैं, स्कैंडिनेवियन मेथोलॉजी जो होता है, मतलब उसमें स्कैंडिनेवियन मेथोलॉजी में ट्रोल्स जो होता है बहुत ही अगली क्रिएचर्स होता है, अगली मतलब क्रूर भरा परिदृश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर कहता है बच्चों कि नर्सेस टू द ग्रेव्स, नर्सेस टू द ग्रेव्स, टू द ग्रेव्स। यहाँ बच्चों नर्स मतलब वो जो हॉस्पिटल में रहता है उससे नहीं होगा, यहाँ नर्स मतलब उसकी शाखाएं होते हैं। गोन इज फ्रॉम डैश, कहा जाता है कि नर्सेस टू द ग्रेव्स, नर्सेस जो होता है, नर्स फ्लावर का जो नर्स होता है, कहने का नर्स की जो अन्य फूलों की जो शाखा, पेड़ की पत्तियों की जो नए पौधे आते हैं, मतलब नए उसमें जो पत्तियां आती हैं, नर्सेस होते हैं, वह जो ग्रेव्स आर गोन इन फ्रॉम, अर्थात वह जाने चले जाते हैं कहाँ, तो कहते हैं कि जैसे कि नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह लाइन कहाँ से लिया गया है, तो यह जो है बच्चों नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया, नहीं द नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नामक कविता से लिया गया है। फिर अगले नंबर प्रश्न में देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है द पोयम नो द लीव्स आर, द पोयम नो द लीव्स आर, नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ऑल अबाउट, अर्थात कहते हैं नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कविता जो है किसके बारे में बताता है, ये ह्यूमैनिटी के बारे में बताता है, ह्यूमैनिटी के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में, ये जो होता है ह्यूमैनिटी के बारे में बताता है, ह्यूमैनिटी के बारे में। फिर अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 कहना चाहता है हु इज डम्ब इन दिस पोयम, हु इज डम्ब इन दिस पोयम, इस कविता में कौन डम्ब हो जाते हैं, अर्थात कौन गूंगे हो जाते हैं, इस कविता में कौन गूंगे हो जाते हैं, तो नाइटेंगल, नाइटेंगल जो होते हैं, नाइटेंगल जो होते हैं, नाइटेंगल जो होते हैं इसमें गूंगे हो जाते हैं, नाइटिंगल जो होते हैं इसमें गूंगे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे बच्चों, कहते हैं एंड द नाइटिंगल इज डम फ्रॉम द पोयम, फिर यही सवाल, एंड द नाइटिंगल and the nightingales is dumb is from the poem, कहते हैं कि और नाइटिंगल जो होता है डम्ब हो जाता है, यह पंक्ति किस कविता से संबंधित है, यह पंक्ति जो बच्चों नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नामक पोइट्री से ये लिया गया है। एक बार फिर से मैं आप सबको रिवीजन करा दूं ताकि आपके दिमाग पर असर हो जाए, तो कहते हैं ट्रोल्स इज एन अगली क्रिएचर इन डैश मैथोलॉजी, यहाँ हो जाएगा स्कैंडेवियंस, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गोन इज फ्रोम, यह पंक्ति जो नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। द पोयम नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ऑल अबाउट, अर्थात यह किसके बारे में बताता है, तो ह्यूमैनिटी के बारे में, मानवता के बारे में बताता है। हु इज डम इन दिस पोयम, इस कविता में कौन गूंगे हो जाते हैं, नाइटिंगल, एंड द नाइटिंगल इज डम इज फ्रॉम द पोयम, यानी यह जो नाइटिंगल किस कविता में गूंगे हो जाते हैं, किस कविता में, नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नामक कविता में नाइटिंगल जो होते हैं गूंगे हो जाते हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग इसको लिखेंगे, फिर हम लोग अगले प्रश्न में चलेंगे। चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 16 की ओर। सर्दी का मौसम चल रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से मतलब सेफ रहें
क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 कहना चाहता है कि क्वेश्चन नंबर 16 में now the leaves are डैश। अब बताएंगे इस खाली स्थान पर क्या होगा। आप लोगों के ऊपर में देखिए जरा, आपके लाइन में ही लिखा हुआ आंसर आपका now the leaves are falling क्या हो जाएगा बच्चों, इस जगह फास्ट हो जाएगा। पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। पत्ते कैसे गिर रहे हैं? पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। अब कहता है when was born on W.H. Auden का जन्म कब हुआ था? तो जी हाँ बच्चों, W.H. Auden का जन्म जो हुआ था 21 फरवरी 1907 इंग्लैंड में हुआ था। और इसकी मृत्यु जो हुआ था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में कहना चाहता है इसकी मृत्यु when was died on W.H. Auden, अर्थात W.H. Auden की मृत्यु कब हुई थी? W.H. Auden की मृत्यु जो हुई थी 29 सितंबर 1973 में हो गई थी। 1973 ऑस्ट्रिया में हो गई थी। फिर आगे हम लोग देखेंगे विच इज एज, अर्थात 19 में कहता है विच एज इन डाइड W.H. Auden, यानी कहते हैं W.H. Auden कितने वर्ष की उम्र में मर गए थे? W.H. Auden कितने वर्ष की उम्र में मर गए थे? जी हाँ बच्चों, W.H. Auden जो थे मतलब मात्र 66 यानी 66 ईयर्स के एज में वह मर गए थे। यानी when was प्राइजेज, कहते हैं कि इसको जो मिला हुआ था, कहते हैं कि इसी में कहा गया कि when was won the पुलिट्जर प्राइज। जी हाँ बच्चों, पुलिट्जर प्राइज W.H. Auden, कहते हैं W.H. Auden को, यानी कहते हैं W.H. Auden ने कब मतलब पुलिट्जर प्राइज को जीता हुआ था? तो 1948 में। जी हाँ, 1948 में उनको जो है ना पुलिट्जर नामक प्राइज से उसको सम्मानित किया गया था। तो फिर एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूं फिर से। कहते हैं now the leaves are dash, अर्थात now the leaves are falling fast। फिर कहते हैं when was born on W.H. Auden, W.H. Auden का जन्म कब हुआ था? 21 फरवरी 1907 यानी इंग्लैंड में। और when was died on W.H. Auden की मृत्यु कब हुई? 29 सितंबर 1973 ऑस्ट्रिया में हुआ था। which age in died W.H. Auden, यानी किस वर्ष की, यानी कितने वर्ष की उम्र में W.H. Auden मर गए? 66 ईयर्स। फिर आगे कहते हैं when was on the पुलिट्जर प्राइज W.H. Auden को पुलिट्जर प्राइज कब मिला हुआ था? 1948 में मिला हुआ था। आप लोगों के इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज हम लोग इस क्लास में पढ़े। हमें उम्मीद है आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।